के बच्चा चोरी होने के शक में पिटाई की खबर के साथ चूरू के सैनिक बस्ती के पास दरअसल बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने हुए एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस के इसे हवाले किया गया बाद में और बुर्का पहना व्यक्ति एक किन्नर निकला जो झुंझुनू जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि एक आदमी को बुर्का पहने देखने के बाद लोगों ने उसे बच्चा चोर समझा और उसको पकड़ करके जमकर उसके साथ मारपीट की है। बाद में इसे कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। जब कोतवाली पुलिस ले जाया गया तो जांच में सामने आया कि ये ट्रांसजेंडर है और इसी वजह से इसने बुर्का पहन रखा था। और ये तस्वीरें चूरू की तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है। दरअसल बच्चा चोर समझ करके एक ट्रांसजेंडर के साथ मारपीट की है लोगों ने। बाद में इसे पुलिस के हवाले किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, अभी क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चूरू की जो सैनिक बस्ती है उसके पास का ये पूरा मामला है और 12 अगस्त का ये वीडियो 12 सितंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है जब एक व्यक्ति है जो कि बुर्का पहन के और संदिग्ध हालत में वहां घूम रहा था, जिसको शक होने पर लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ के उसकी धुनाई की गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति को राउंड अप कर लिया और जिसके बाद में पूछताछ की गई, पता किया गया तो ये जो व्यक्ति है वो एक किन्नर निकला। लोगों ने बच्चा चोरी के शक के अंदर इस व्यक्ति को पकड़ा था और इसकी पिटाई भी कर दी थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने इसके संबंधित जो दस्तावेज और इसके जो पहचान पत्र वगैरह हैं वो मंगवाए और उसके बाद में इस व्यक्ति को छोड़ा गया। हालांकि लोगों के द्वारा जो अभी भी जो सोशल मीडिया पर कई तरह की जो अफवाहें चल रही है बच्चे चोरी की, उसके बाद में लोग काफी इस चीज को लेके सतर्क दिख रहे हैं, ये कहा जा सकता है। जी, लेकिन मनोज, इस तरह की घटना होने के बाद लोगों ने बेरहमी के साथ इसके साथ मारपीट की है। क्या पुलिस इस तरह मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? अभी तक कोतवाली पुलिस ने जो बताया है उसके मुताबिक किसी तरह की शिकायत है उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई है जिसके द्वारा जिसकी पिटाई की गई है। कोतवाली पुलिस का यह कहना है कि अगर किसी तरह की शिकायत है वो अगर पुलिस को दी जाती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। चूरू की घटना है जहां पर एक ट्रांसजेंडर को बच्चा चोर समझ करके कुछ लोगों ने पीटा है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। लंपी वायरस ने अब सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। आए दिन जो लंपी वायरस से संक्रमण की खबरें सामने आ रही है और बड़ी संख्या में अब तक गायों की मौत इस वायरस की वजह से हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 67,000 से ज्यादा गायों की मौत लंपी के चलते हो चुकी है और लंपी वायरस के चलते दुग्ध उत्पादन भी देश में प्रभावित हुआ है। करीब 15 राज्यों में लंपी वायरस का संक्रमण है। लंपी पर एक महत्वपूर्ण बैठक सरकार की ओर से आज बुलाई गई है। इस वायरस से निपटने के लिए चर्चा होगी। मवेशियों के टीकाकरण के अलावा अन्य प्लान्स को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी कि लंपी वायरस से निपटने के लिए स्वदेशी वैक्सीन बना ली गई है, उसका जल्द ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उत्पादन स्टार्ट होगा और वो पशुपालकों तक पहुंच पाएगी। बहरहाल आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महज 67,000 मवेशियों की मौत है, लेकिन धरातल पर हकीकत में लाखों गायें मौत के मुंह में समा गई हैं। अलग अलग राज्यों में यही स्थिति है और इसके चलते दुग्ध उत्पादन पर देश में भारी असर पड़ा है। लंपी को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। वायरस से निपटने को लेकर के मवेशियों के टीकाकरण के अलावा अन्य प्लान पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता फराह खान जुड़ चुके हैं। और फराह, क्या अपडेट है, जानकारी है? लंपी का संक्रमण करीब 15 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है, इसे लेकर के किस तरीके से जो है एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, कोरोना के बाद अब लंपी वायरस जो है वो सरकार के लिए चिंता बनती जा रही है और ये बीमारी ऐसी है
कि अब 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। और इसका जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कहाँ सबसे ज्यादा मामले हैं, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। और इसके चलते देखिए दूध उत्पादन में भी प्रभावित हो रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए इसको लेके एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज दोपहर में होनी है। और जो अभी गोट पॉक्स जो टीका लग रहा है, जो 100% जो देखा जाए सक्सेसफुल है, लेकिन वो बहुत कम है, तो उसके लिए भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो कैसी जो है जो वैक्सीनेशन है वो टीका कैसे दिया जाएगा, इन सब सारी चीजों पर बात होगी और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए सबसे जरूरी तो है कि कैटल ट्रांसपोर्टेशन रोकना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं रुकता है तो उसी तरीके से राज्यों में फैलता रहेगा। तो कई अहम फैसले जो हैं वो इस बैठक में लिए जाएंगे। और वहीं लोगों के बीच भी देखिए डर है कि जो मिल्क उत्पादन की जो हम बात करें, लोगों के मन में डर है कि कहीं लंपी वायरस जो है वो ऐसे फैल रहा है मवेशियों में, तो क्या उनका दूध का सेवन करना ठीक होगा। तो देखिए इसके लिए पहले भी कई गाइडलाइन सामने आई हैं कि जो देखा जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से मिल्क लिया जाता है तो पहले उसका पैकेटाइजेशन होता है और उसको बॉईल करके कंज्यूम किया जाता है, तो उससे सारे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को कई डर है कि क्या बिल्कुल फराज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लंपी वायरस के संक्रमण का प्रकोप लगातार जारी है। राजस्थान में लाखों की तादाद में जो पशु है वो इसके शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि 11,58,154 पशु LSD से संक्रमित हुए हैं और लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण से अब तक 51,681 पशुओं की मौत हुई है, यानी कि 51,681 गायें मौत के मुंह में समा गई हैं। 11.5 लाख पशु अभी भी लंपी वायरस से संक्रमित है और 6.5 लाख पशुओं को LSD संक्रमण से ठीक भी करने की जानकारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा है। राकेश, ये स्थितियां अब आखिरकार क्या जानकारी अलग अलग जिलों से मिल पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए हेमंत, जिस तरह के आंकड़े पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं, इन आंकड़ों ये आंकड़े सिर्फ पशुपालन विभाग के हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अब तक करीब 1.5 लाख से ऊपर पशुधन की मौत जो है इससे हो चुकी है, क्योंकि पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट हैं, जो उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसी के आधार पर ये आंकड़े बनाए जाते हैं। लेकिन चूंकि राजस्थान में सभी जो पशुधन या पशुपालक हैं उनके पास पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के नंबर नहीं है, तो उन आंकड़ों को इनमें शामिल नहीं किया गया है। ये सिर्फ पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े हैं। निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक स्थिति है और राजधानी जयपुर, चूंकि पूर्वी राजस्थान में अब फैला है, तो राजधानी जयपुर में लगभग 10,000 पशु प्रतिदिन यहाँ पर, इससे ज्यादा पशु यहाँ पर संक्रमित हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहां पहले जिन जिलों में आया था, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, वहां संक्रमण की दर और मृत्यु दर में कमी हुई है, लेकिन नए जिले जहां पर ये पहुंचा है वहां तेजी से फैलता जा रहा है। अभी भी व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ गॉटपॉक्स वैक्सीन है। गॉटपॉक्स वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि बार बार पशुपालन विभाग द्वारा जो है इसके लिए गाइडलाइन बदली जा रही है। गॉटपॉक्स वैक्सीन इस वायरस को इसके संक्रमण को रोकने में ज्यादा सफल नहीं है। तो अभी सिर्फ विकल्पों पर ही कि किस तरीके से लंपी वायरस को रोका जाए। बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। राजस्थान में कुल 11,58,154 पशु यानी कि गायें LSD से संक्रमित हुए हैं। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि कल को कोई भी बन सकता आपने। देखिए मैं कहां से कहां आ गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं। और वो भी, हालांकि मेरे परिवार में बहुत सारे लोग डिफेंस में हैं, मैं भी सोचता था डिफेंस में जाऊं, ये नाक लंबी हो गई थी। तो हम हल्का हल्का बॉक्सिंग खेलते थे। मुझसे एक ने कहा कि हमारे कोच ने, इनको निकाल दो, ये आप लोग ज्यादा जानते होंगे कार्टेज का होता क्या होता है। तो हमने कहा नहीं भाई, इसे नहीं निकालना है, लंबी चलने दो, फिर एकदम चिपक जाएगी, अच्छी नहीं लगती है मजाक में। तो नहीं होगा उधर जाना, और इधर आ भी गया तो MOS डिफेंस बन के आपके बीच में आ गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
मैं कहीं जाऊं देश के किसी कोने में, चाहे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूरब में या पश्चिम में। अभी आसाम में मैं गया था, आपके शायद जनरल कलिता देख रहे हैं उसके, यही है ना? हाँ, कलिता साहब। मैं वहां गया था तो मैं पूरे आसाम का हमने वहां पर इसी तरह से सारे कैडेट्स का एक समागमन किया। बहुत अच्छा लगा। देखिए कैसे चरित्र निर्माण हो रहा है, व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है। अभी हमारी बच्चियां नाच रही थी, बच्चे भी थे साथ में, कितने अच्छे उनके हाव भाव थे। कोई एक्टर क्या है उनके सामने, ऑल इन वन सारी चीजें। और जब सैल्यूट मारते हैं, मैं देख रहा था गार्ड ऑफ ऑनर में, जय हिंद सर, और इतने भयंकर तरीके से हाथ आता है। यहां तक मैं अभी जाता हूं, हमारी बेटियां आज कैडेट में चुन ली गई हैं। आप जानते होंगे करीब करीब 600 से ज्यादा हमने एनडीए में अभी कैडेट बना दिए हैं। इस देश को एक स्वर्णिम अवसर मिला है इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में। उन्होंने कहा फाइटर क्यों नहीं है हमारे वहां, पुलिस में है, सब जगह है, जहाज में, नेवल जहाज में फाइटर क्यों नहीं है। आपको पता होगा कि आज हमारी बेटियां अकेले जा रही हैं फाइटर में, और आगे जाके धड़ाम 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 दबाया बटन और यो मार के यो मार आ जा रही हैं इधर भारत में। कितनी बड़ी बात है। वही मैं तो समुद्र में भी जाता हूं देखने के लिए, वहां हमारी बेटियां पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही हैं। हर घटना या दुर्घटना कुछ भी होगी या दुश्मन सामने आएगा, आज वो बर्बाद करने के लिए दुश्मन को हिम्मत और हौसला रखती हैं, पूरा गाइड कर रही हैं। कहां नहीं है हमारी बेटियां, कहां नहीं है हमारे बेटे आज। इसलिए कैडेट में आपको कहना चाहता हूं, ये आपका एक बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है। आपका भविष्य का निर्माण हो रहा है। वास्तव में कब आप एमपी बने, एमएलए बने, कब आप आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, सीडीएस में आ जाएं, एनडीए में आ जाएं, कोई नहीं जानता है। मैं इस घटना को सबको बताता हूं। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में एक हल्द्वानी जगह है, काफी लोग आर्मी के लोग जानते होंगे, नैनीताल का नाम तो सुना ही है। वहां एक कोई रिक्शा चलाते थे, अब वो ट्रक चलाते हैं। उनके पुत्र ने सीडीएस टॉप किया है भारत में, यानी कि अभावग्रस्त होते हुए भी उन्होंने, उस बच्चे ने, हिमांशु पांडे उसका नाम है, उसने पीढ़ियां सुधार दी और सबके सामने उदाहरण रख लिया कि घर में कई चीजों का अभाव होता था, कपड़ों का अभाव, अन्य किस्म के, जैसे आज सबको कई चीजों की जरूरतें होती हैं, मोबाइल का अभाव, जो एक बच्चे की आज नेसेसिटी बन गई है, नहीं हो पाती थी घर चलाने के लिए। लेकिन वो पढ़ते रहा, दौड़ते रहा, पढ़ते रहा, दौड़ते रहा, और आज आपने देख लिया, अभी रोक दीजिए चाहे भाई, आपने देख लिया कि एक बच्चा जिसके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बाद वो सीडीएस टॉप करता है। सीडीएस, इसका मतलब पीढ़ियां सुधर गई। मैं इसका उदाहरण सब जगह इसलिए देता हूं कि हमारे कैडेट्स को हर समय जोश रहे। तो एनसीसी कैडेट्स को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनको आप सुन रहे थे, और जयपुर के दौरे पर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर हेरिटेज से खबर है, जहां पर हेरिटेज नगर निगम में यज्ञ शुरू हुआ है। गायों को बीमारी से बचाने के लिए अब यहां पर यज्ञ किया जा रहा है। महापौर है मुनीश गुर्जर, वे यहां पर यज्ञ कर रही हैं, और इस यज्ञ में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं। महामारी से निजात नहीं मिलने तक महापौर ने यह फैसला किया। महापौर ने जूते चप्पल नहीं पहनने का ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा, इसे लेकर कई सवाल लगातार उठते रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गायों को बीमारी से बचाने के लिए यज्ञ यहां पर किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ हैं जयपुर से। सीधा महेश के पास चलते हैं। महेश, ये तस्वीरें तो हम अब देख पा रहे हैं, क्या कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है? हेमंत, जिस तरीके से कल
यज्ञ का आयोजन रखा था हेरिटेज नगर निगम में, लेकिन पूर्णाहुति नहीं हो पाई थी क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए थे और यज्ञ में खलल पड़ा था, विघ्न हुआ था। और इसके बाद आज फिर से हेरिटेज नगर निगम ने ये यज्ञ यहां पर दोबारा से कंटिन्यू किया है और इस यज्ञ का मकसद ये रखा गया है कि जो गौ माता है उन्हें लंपी वायरस से बचाने के लिए जो ईश्वर है उनसे प्रार्थना की जा सके और पूजा अर्चना के जरिए जो है, क्योंकि इस वायरस को लेकर भी कोरोना जैसी स्थिति है जिसमें कि अभी भी जो बीमारी से निजात है, इलाज है, वो नहीं मिल पाया। तो ऐसे में ईश्वर की शरण में यहाँ पर निगम हेरिटेज है। और साथ में खास बात ये कि देखिए तमाम पार्षद यहाँ पर है। आज कोई जाति धर्म का भेदभाव जो है वो इस तरह की चीज़ों में नहीं देखने को मिलता। जब भी निगम एकजुटता अपनी दिखाता है तब तमाम लोग जो है वो एक साथ यहाँ पर एक जाजम पर नजर आते हैं। और आज यहाँ पर मेयर वापस बैठी है, बात करने की कोशिश है। मैडम, किस तरह से आज ये आपने दोबारा से प्लान किया है, आज का यज्ञ वापस आप शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या मोटिव रखा गया है? पहले यज्ञ को कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपने विचार विमर्श कहूँगी। यज्ञ की आहुतियाँ शुरू कर लें, यज्ञ को समाप्त करके मैं आप सब लोगों से चर्चा करूँगी। मैम, जिस तरीके से कल तो ये वापस से जो यज्ञ की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और दोबारा से जो यज्ञ है, हवन है, वो यहाँ पर करवाया जा रहा है और डिप्टी मेयर है वो भी यहाँ पर इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि राज्य सरकार लंपी वायरस के प्रति पूरी तरह सक्रिय है और लगातार जो सरपंच गाँव में जितने भी लोग हैं उनको 3-3 लाख का बजट, स्वतंत्र बजट दिया गया है, ताकि कोई भी आवश्यक में कोई दवाई वगैरह ली जा सके। लेकिन राज्य सरकार का कोई कोऑपरेशन नहीं कर रही है। लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं, आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है, दवाइयों की वैक्सीन की मांग की जा रही है। 33 में से 31 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है, हजारों की संख्या में गौ माता इसमें मृत हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार पे कोई जू नहीं रंग रही है। इस बात का मुद्दा बीजेपी वालों को दिखाई नहीं देता है और जब हम यज्ञ करने आए तो उसका अपमान करने के लिए यहाँ पहुंच गए वो। तो कल यहाँ पर हंगामा हुआ था, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और इस यज्ञ को यहाँ पर संपन्न नहीं होने दिया गया था। तो ऐसे में आज यहाँ पर बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पार्षद इस यज्ञ में शामिल हुए हैं, साथ ही में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तमाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस यज्ञ में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो आहुतियाँ हैं वो दी जा रही है। इसमें तमाम जो यहाँ के जो निगम के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि जो इस समय ये ऐसी महामारी आई है जिसका कि अभी कोई निजात नहीं मिल पा रहा, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में ईश्वर की शरण में नगर निगम हेरिटेज पहुंचा। हालांकि कल जब हमने महापौर से ये बात की थी कि क्या केवल यज्ञ करने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो उनका ये कहना था कि देखिए उनकी तरफ से प्रयास जो है वैक्सीनेशन को लेकर के या फिर जो है हाइपोक्लोराइड के छिड़काव को लेकर के, गायों को बचाने के लेकर के किए जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि जब ऐसे समय में कि कोई विकल्प नहीं दिख रहा हो तो फिर एकमात्र रास्ता जो है वो ईश्वर का होता है, आस्था के जरिए। महेश, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी निगम के तौर पर, अगर जो आसपास की गौशालाओं को भी ठीक से अगर निगम संभाल लेती तो यह हालात पैदा नहीं होते और लगातार गौशाला को लेकर के निगम की व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यज्ञ के अंदर जो है जिस तरीके से जो तमाम आप देख रहे हैं कि हाथों में तख्तियां लेकर के जो है गौ माता की यहाँ पर रक्षा का संकल्प जो है वो दोहरा रहे हैं। लेकिन पार्षद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, काफी वरिष्ठ आप पार्षद हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि गायों को लेकर के नगर निगम अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो शायद और बाकी के उपाय जो है वो करने नहीं पड़े? देखिए ये बात सही है कि गायों के लिए कहीं ना कोई कमी रहती है, मगर जैसी लंपी वायरस जब चला तो उसके लिए हम सक्रिय हुए, हमने जगह जगह सर्वे करवाए और सर्वे करवाने के बाद में हमने छिड़काव भी कराए, सारे छिड़काव कराए और सब जगह सर्वे करा करके, और इसके लिए हम चिंतित थे। बहुत महापौर महोदय ने भी दौरे किए हैं, मगर हमने दवाओं के साथ दुआ की जरूरत भी पड़ती है, इसलिए कल हवन रखवाया था। बिल्कुल महेश, दवाओं के साथ दुआ की जरूरत भी है और दुआ यज्ञ के माध्यम से की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जंगल जानवरों के लिए है और उनके रिहायशी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम हो
वो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध कर रहे थे और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर फुल डे और हाफ डे सफारी के ऊपर अंकुश लगाने की वन विभाग ने तैयारी कर ली है। एक लंबे अरसे से वन्यजीव प्रेमी फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि पूरे दिन भर और आधे दिन तक जो पर्यटक हैं जंगल के अंदर वन्य जीवों पे और ख़ास तौर पर बाघों के जीवन के ऊपर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ पर हाफ डे और फुल डे सफारी के जरिए बाघों को नजदीक से देखते हैं, लेकिन इंसानों की आवाजाही की वजह से बाघों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी लंबे अरसे से यहाँ सफारी बंद करने की मांग करते रहे हैं। इस मांग को देखते हुए 15 दिन पहले ही फुल डे और हाफ डे सफारी बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का कहना है कि उनको ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लिखित में आदेश नहीं आने की वजह से पर्यावरणविद नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे जानवरों पे जो प्रेशर आ रहा था वो बहुत कम होगा। सुबह से लेकर शाम तक जानवर गिरा पड़ा रहता है टूरिस्ट से। दैट इज बहुत सराहनीय काम हुआ है ये। एंड इसके साथ साथ यदि आदमी को 24 घंटे टाइगर देखना तो वो जू चला जाए। तो हमको जंगल चाहिए, जानवर चाहिए, नॉट कॉस्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म चाहिए हमको, लेकिन नॉट कॉस्ट ऑफ जानवर। जंगल जानवरों के लिए है और उनके रिहायशी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम हो वो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध कर रहे थे और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर फुल डे और हाफ डे सफारी के ऊपर अंकुश लगाने की वन विभाग ने तैयारी कर ली है। एक लंबे अरसे से वन्यजीव प्रेमी फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि पूरे दिन भर और आधे दिन तक जो पर्यटक हैं जंगल के अंदर वन्य जीवों पे और ख़ास तौर पर बाघों के जीवन के ऊपर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ पर हाफ डे और फुल डे सफारी के जरिए बाघों को नजदीक से देखते हैं, लेकिन इंसानों की आवाजाही की वजह से बाघों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी लंबे अरसे से यहाँ सफारी बंद करने की मांग करते रहे हैं। इस मांग को देखते हुए 15 दिन पहले ही फुल डे और हाफ डे सफारी बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का कहना है कि उनको ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लिखित में आदेश नहीं आने की वजह से पर्यावरणविद नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे जानवरों पे जो प्रेशर आ रहा था वो बहुत कम होगा। सुबह से लेकर शाम तक जानवर गिरा पड़ा रहता है टूरिस्ट से। दैट इज बहुत सराहनीय काम हुआ है ये। एंड इसके साथ साथ यदि आदमी को 24 घंटे टाइगर देखना तो वो जू चला जाए। तो हमको जंगल चाहिए, जानवर चाहिए, नॉट कॉस्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म चाहिए हमको, लेकिन नॉट कॉस्ट ऑफ जानवर। बाघों के घर रणथंभौर में प्रमुख सचिव वन शिखर अग्रवाल जी ने हाफ डे और फुल डे सफारी को पूर्णतया बंद करने के आदेश दे दिए। उसके बाद भी वन्य जीव प्रशासन राजस्थान। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर है जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। एक ट्रक से बेकाबू कार भिड़ गई। दरअसल डिवाइडर के ऊपर से जाकर के यह कार भिड़ी है।
हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। डिवाइडर फांद कर दूसरी तरफ कार पहुंच गई। झुंझुनू बाईपास पर यह हादसा हुआ। हरियाणा के कार सवार बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। झुंझुनू बाईपास पर बड़ा सड़क हादसा, 2 लोगों की जान गई है। हरियाणा के कार सवार बताए जा रहे हैं। बेकाबू कार की ट्रक से टक्कर हुई है। सीकर से बड़ी खबर है। झुंझुनू बाईपास पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 2 कार सवार लोगों की मौत हादसे में हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप सीकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए, ये जो सीकर में जो झुंझुनू बाईपास है वहां पर ये हादसा हुआ है, बताया ये जा रहा है। तो प्रारंभिक तौर पर पुलिस ये बता रही है कि जो कार है वो काफी तेज गति से आ रही थी और इसी दौरान जो के और डिवाइडर फांद करके डिवाइडर के दूसरी तरफ जो कार चली गई और उसी समय सामने 4 ट्रक से भिड़ गई। और बताया तो ये भी जा रहा है कि एक जो पैदल चलने वाला जो एक व्यक्ति था वो भी चपेट में आया है। हालांकि तुरंत ही जो आसपास के लोग थे उन्हें किसी निजी अस्पताल में पहुंचा दिया, इसलिए उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है कि उसकी किस तरह की जो स्थिति है। लेकिन जो 2 लोग थे कार में, उन दोनों की जो है वो मौके पर ही मौत हो चुकी है। बिल्कुल, ये जो पूरा का पूरा झुंझुनू बाईपास है, लगातार यहाँ पर हादसे होते हैं। अमूमन इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है और तेज रफ्तार जो गाड़ियां हैं वो हादसे का शिकार होती है। संदीप, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये पहले बाईपास की तरह से बाईपास शहर के बाहर से था और तो यहाँ पे जो भारी वाहन चलते थे और अभी भी वो भी चलते हैं, जिसके साथ साथ ये पूरा जो रोड है वो शहर के बीच में आ चुका है। तो अमूमन क्या होता है, छोटी गाड़ियां या बाइक है, जिस तरह के जो वाहन है वो बीच में घुस जाते हैं, इस वजह से हादसे होते हैं। दूसरा, जो 4 लेन होने की वजह से स्पीड में भी जो गाड़ियां ज्यादा चलती है और ये जो कार जिसका हादसा हुआ है उसमें तो यही जो कारण है वो सब बताया जा रहा है कि बहुत तेज गति से थी और इसी वजह से अनियंत्रित हुई और उसके बाद काबू में नहीं आ पाई। तो डिवाइडर की उस तरफ जाके भिड़ी है और उससे एक बार तो ब्रेक भी लगाए हैं तो वापस उसका मुंह दूसरी तरफ भी हुआ है। तो ये भयंकर तरीके से जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। जी संदीप, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ट्रक से कार की भिड़ंत हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। तो चलिए, फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।